नमस्कार। मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचर। प्रबंध की प्रकृति में कई सारे कार्य किए जाते हैं, जिसमें है प्रबंध। उसको कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। प्रबंध का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, परंतु इसके व्यवस्थित शिक्षण प्रशिक्षण में अपनाने की दृष्टि से इसे अलग कार्य के रूप में माना गया है। प्रबंध का आजकल वर्तमान में अलग से अध्ययन किया जाता है। प्रबंध ज्ञान की एक विशेष शाखा बन गई है, जो व्यवसाय में नवाचार के रूप में काम में ली जाती है। दूसरा है मानवीय कार्य। प्रबंध एक मानवीय कार्य है। यह कार्य मनुष्य के द्वारा ही संपन्न किया जाता है और इस कार्य में यंत्रों और मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है, परंतु ये मनुष्यों का स्थान नहीं ले सकता। प्रबंध की कार्य जो है, इसमें कई सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इसमें मनुष्य का उपयोग या मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य महत्वपूर्ण होता है। मशीनें मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती। इसी के आगे थर्ड पॉइंट है मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। इसमें पशुओं का संगठन नहीं किया जा सकता, अर्थात पशुओं का प्रबंध नहीं हो सकता है। केवल मानवियों या मनुष्यों का प्रबंध किया जाता है और कार्य को संचालित व संपादित किया जाता है और कार्य को किस प्रकार करवाना है, ये प्रबंध के द्वारा निश्चित किया जाता है। किस व्यक्ति को कितना और कैसे कार्य करना है, ये प्रबंध के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अगला जो पॉइंट है इसका है वो है औपचारिक समूहों में संपन्न कार्य। प्रबंध कार्य औपचारिक समूहों में भी संपन्न किया जाता है। असंगठित व्यक्तियों के समूहों में भीड़ ज़्यादा या अधिक होती है जिनका प्रबंध नहीं किया जा सकता, अर्थात कुछ चुने हुए लोगों का ही प्रबंध किया जा सकता है, भीड़ का कोई प्रबंध नहीं किया जा सकता। अगला जो पॉइंट है वो है अन्य व्यक्तियों से कार्य संपन्न करवाने का कार्य। प्रबंध के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाया जाता है, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। प्रबंधक के द्वारा अन्य व्यक्तियों को कार्य वितरित किया जाता है और उनके द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाता है कि आपको किस कार्य को किस प्रकार करना है। उसका पूर्व में नियोजन किया जाता है या पूर्व प्लानिंग की जाती है, ताकि उस कार्य को सही समय पर संपन्न किया जा सके और अधिकतम लाभ या अधिकतम प्रॉफिट कमाया जा सके। अगला पॉइंट है जो इसका वो है 6 पॉइंट, उद्देश्यपूर्ण कार्य। प्रबंध का कोई भी कार्य उद्देश्यहीन नहीं होता, मतलब प्रबंध के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इसके अपने कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं। प्रबंध इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानवीय संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अच्छा कार्य करता है, अर्थात व्यक्तियों को इस प्रकार काम में लिया जाता है कि वो अपनी अधिक से अधिक क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें और उनका पूर्ण उपयोग कर सकें, या व्यक्ति में जो योग्यता है उसका लाभ लिया जा सके। इसी के साथ इसका अगला पॉइंट है सृजनात्मक कार्य। प्रबंध को एक सृजनात्मक कार्य की संज्ञा दी गई है। इस कार्य में भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है, जिससे न्यूनतम लागतों पर अधिक उत्पादन करके सफलता प्राप्त की जाती है। सृजनात्मक कार्य का मतलब होता है नया निर्माण करना, यानी कि कुछ जो अपने पास जो संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि हमें न्यूनतम लागतों पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रबंध की सोच होती है। अगला जो पॉइंट है वो है सार्वभौमिक क्रिया। प्रबंध को एक सार्वभौमिक क्रिया भी कहा गया है, जिसमें छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया है। यानी सभी क्षेत्रों में प्रबंध किया जाता है ताकि सभी क्षेत्रों को नियोजित किया जा सके। धार्मिक कार्य किया जाता है तो उसमें भी पहले प्रबंध किया जाता है किस प्रकार किस कार्य को करना है। इसी प्रकार राजनीतिक भाषण या रैलियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सैनिक या सैन्य जो शक्ति होता है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रबंध का उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में सभी क्षेत्रों में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंध के बिना किसी भी कार्य को सही तरीके से या समय पर समायोजित या पूर्ण नहीं किया जा सकता।
सभी स्तरों पर व्याप्त क्रिया। प्रबंध सभी स्तरों पर व्याप्त है। प्रबंध प्रक्रिया किसी भी संस्था के सभी स्तरों पर एक व्याप्त क्रिया है या उच्च प्रबंधकों, मध्यम वर्गीय तथा पर्यवेक्षकों सभी के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। यहाँ तक कि मनुष्य अपने परिवार में भी प्रबंध की क्रिया को करता है। अगला जो पॉइंट है वो है श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य। प्रबंध कार्य समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान, अनुभव या अनुभूति वाले होते हैं। प्रबंध का कार्य श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रबंध के कार्य नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है या प्रबंध की क्रिया में कुशल होता है वही प्रबंध का कार्य करता है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत प्रबंध के कार्यों को समन्वित एवं सतत और सामाजिक प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया भी कहा गया है। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समय व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अगला पॉइंट है इसका सामान्य सिद्धांत। प्रबंध की एक विशेषता यह है कि सभी प्रबंधकों के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत शिक्षाविदों एवं प्रबंधकों ने अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किए हैं। यानी कि प्रबंध के अंतर्गत जो लोगों के जो अनुभव हैं या शिक्षाविदों के जो अनुभव हैं या प्रबंधकों के जो अनुभव हैं उनको किस प्रकार काम में लिया जा सकता है, ऐसा इसमें अध्ययन या इसकी प्रकृति के भाग माना जाता है। निर्णय। प्रबंध की एक विशेषता यह भी है कि सभी प्रबंधकों को कोई ना कोई निर्णय करना ही होता है। कभी कुछ कार्य करने के संबंध में तो कभी किसी कार्य को टालने के संबंध में भी निर्णय लेना ही पड़ता है। अर्थात प्रबंधक के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य किया जाए उसमें प्रबंधक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कार्य को किस प्रकार पूर्ण करना है, किस समय कैसे करना है, ये भी प्रबंधक के निर्णय क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। नेतृत्व। प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नेतृत्व भी सम्मिलित होता है। प्रत्येक प्रबंधक में नेतृत्व करने की क्षमता होनी आवश्यक है। यदि किसी प्रबंधक में नेतृत्व की क्षमता कमज़ोर है तो अपने संगठन के द्वारा सही तरीके से वो कार्य पूर्ण नहीं करवा सकता है। इससे कंपनी को भी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अगला बिंदु है समन्वय प्रबंध का सार। प्रबंध के अध्ययन एवं व्यवहार के लिए यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं है, बल्कि यह तो प्रबंध का सार है। अर्थात प्रबंधक का मुख्य कार्य है समन्वय, यानी कि जो उसके अधिकारी, कर्मचारी, अधीनस्थ या मध्यम वर्गीय जो भी कर्मचारी हैं उनको एकजुट रखे, उनसे समय पर कार्य करवाए, उनमें समन्वय बनाए रखा जा सके ताकि कार्य संपूर्ण किया जा सके, समय के पर कार्य किया जा सके। समन्वय के बिना प्रबंध का कोई महत्व नहीं है। जो प्रबंधक अपने अधीनस्थों या कर्मचारियों में समन्वय नहीं कर सकता वो कंपनी को भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अतः समन्वय प्रबंध का सार है। अगला बिंदु है उत्पादकता से सरोकार। प्रबंधक अपने संसाधनों की उत्पादकता से परस्पर सरोकार बनाए रखते हैं। संसाधनों की कुशलता एवं प्रभावशीलता से उत्पन्न होती है। अर्थात उत्पादक के पास या प्रबंधक के पास किस प्रकार के संसाधन हैं और उनका किस प्रकार कुशल उपयोग किया जा सकता है, इसी से प्रबंधक की प्रभावशीलता उत्पन्न होती है कि वो अपने मैनेजमेंट से किस प्रकार कार्य करवाए या अपने अधीनस्थ या कर्मचारियों से किस प्रकार कार्य करवाए ताकि संसाधनों का अधिकतम व कुशल उपयोग किया जा सके। अगला बिंदु है अदृश्य शक्ति। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जिसके कारण प्रबंधक को न तो देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात प्रबंधक एक अदृश्य शक्ति है जो अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों के द्वारा कंपनी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। अगला बिंदु है प्रबंध कला एवं विज्ञान का संगम। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो कला के साथ साथ विज्ञान भी है। कला का तात्पर्य यह होता है किसी भी कार्य को किस प्रकार अच्छे से किया जा सकता है, यही कला कहलाती है। और विज्ञान का अर्थ है किसी भी विषय का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण या क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। यह कला है क्योंकि इसमें ज्ञान एवं चातुर्य का उपयोग किया जाता है। वहीं प्रबंध को विज्ञान भी माना गया है। इसमें कारण एवं परिणाम दोनों का संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि पहले से पूर्व में कुछ कार्य निर्धारित किए जाते हैं और उनको पूर्ण किया जाता है और उनके दूरगामी परिणाम भी निकाले जाते हैं कि इसका भविष्य में क्या प्रभाव होगा।
प्रबंध एक पेशा बन रहा है। वर्तमान में प्रबंध एक पेशा बन गया है, क्योंकि इसमें पेशे की सभी विशेषताएं विकसित होती जा रही हैं। प्रबंध बहुविषयक, प्रबंध विविध विषयों द्वारा विकसित ज्ञान तथा विचारधाराओं के समन्वय तथा व्यवहार का एकमात्र विषय है, जिसमें अध्ययन, अध्यापन, व्यवहार में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र आदि के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। अर्थात प्रबंध वर्तमान में सभी विषयों में काम में लिया जाता है। अर्थशास्त्र का भी भाग है, समाजशास्त्र में भी प्रबंध किया जाता है, मानव शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र या अन्य सभी विधाओं में प्रबंध का उपयोग किया जाता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।